हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए स्क्वायर एकेडमी। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे साथ में, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने मॉलिक्यूल पढ़ा था। और अगर किसी मॉलिक्यूल का वेट गिवन है तो उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, एक मॉलिक्यूल का अगर इन्फॉर्मेशन है तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, ये भी हमने देखा था। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं वही उसकी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है। और किसी भी एक नंबर के जितने एटम होते हैं उस एटम की क्या होती है, एटॉमिसिटी होती है। एटॉमिसिटी हमेशा हम लोग एटम का देखते हैं विद इन अ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं वो उसकी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है। क्या इतनी बात समझ में आई? आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, वो इन्फॉर्मेशन जो किसी एटम में फंडामेंटल पार्टिकल से रिलेटेड वगैरह हो। कभी पूछ देता है कि अगर कार्बन के 12 ग्राम लो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन का वेट बताओ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ। तो उस कंडीशन को हम लोग देखते हैं। जब हम लोगों ने एटम पढ़ा था तो एटम में ही मैं आपको बताया था कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितने होंगे वो निकालना बता दिया था, है ना। तो एटम किस किस पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, तो हम कह सकते हैं जितने एटम होते हैं इट इज मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल। एटम इज मेड अप ऑफ क्या बेटा, फंडामेंटल पार्टिकल। एंड दिस फंडामेंटल पार्टिकल इज कॉल्ड एज क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये फंडामेंटल पार्टिकल को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब ये फंडामेंटल पार्टिकल का कुछ ना कुछ अपना प्रॉपर्टी होता है, कुछ ना कुछ चार्ज होता है, कुछ ना कुछ मास होता है। हम लोग इसकी बात करते हैं, हाँ ना बेटा, नींद आ रही है तुम्हें? प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करूं तो इसका अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, सिंबल होगा। तो अगर इसका जो सिंबल है तो इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और न्यूट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। बोलो हाँ है ना। अगर इस फंडामेंटल पार्टिकल की बात करूं तो इसका कुछ ना कुछ अपना चार्ज होता है। बोलो हाँ है ना। चार्ज से पहले इसका नेचर देख लो, नेचर कैसा होगा। तो तुम कहोगे सर जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल। तो अगर मैं इसके नेचर की बात करूं, नेचर ऑफ दिस पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, निगेटिव, प्रोटॉन कैसा होगा, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल। बोलो हाँ ना। तो ये इसका क्या हो गया, नेचर हो गया। अब न्यूट्रल, हाँ मतलब इसका नेचर कितनी, चार्ज ना तो पॉजिटिव होगा ना तो क्या होगा, निगेटिव होगा। चार्ज की मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँ तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और न्यूट्रॉन की बात करूँ तो इसका चार्ज कितना होगा, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। बोलो हाँ ना। अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके मास की बात करूँ, किसकी बात कर दो बेटा, अगर मैं मास की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg। बोलो गलत कह रहा हूँ। अगर मैं प्रोटॉन के मास की बात करूँ तो 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg। और न्यूट्रॉन की बात करूँ तो 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस क्या बेटा, 27। तो ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अगर निगेटिवली चार्ज है तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, प्लस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम ये प्रोटॉन का चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 0। अगर मैं मास की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 के पावर माइनस 31 kg होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है, ऑलमोस्ट क्या इक्वल ही होता है, 1.66 10 के पावर माइनस 27 एंड 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 होता है। हाँ यहाँ पे तुमको डिफरेंस क्या मिलेगा, तो मेजर डिफरेंस तुमको बेटा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के मास में मिलेगा। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 10 के पावर माइनस 31, एंड प्रोटॉन का मास कितना है, 10 के पावर माइनस 27। माइनस 31 और माइनस 27 में कितने का डिफरेंस है, 10 के पावर माइनस 4 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 10 के पावर 4 का डिफरेंस है।
अब ध्यान से देखो, -31 ग्रेटर होगा या -27 ग्रेटर होगा? -27 क्या होगा? ग्रेटर होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁴ टाइम्स स्मॉलर देन क्या बेटा? मास ऑफ प्रोटॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 10⁴ टाइम्स क्या होता है? स्मॉलर होता है। तो हम ये भी कहते हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये 10,000 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। कह सकते हैं? बोलो हाँ या ना। तो अगर मेन वैल्यू देखना तो 10⁴ का डिफरेंस है ना, गलत कह रहा हूँ? तो हम ये भी कह सकते हैं जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन एक दूसरे के क्या होगा? इक्वल होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी ये ऑलमोस्ट 10⁴ टाइम्स 10⁴ टाइम्स मास ऑफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक प्रोटॉन का मास अगर 10,000 kg है तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? 1 kg। अरे 10,000 का मतलब यही हुआ ना कि समझो एक तरफ 10,000 kg का एक हाथी है, एक तरफ 1 kg का एक चूहा है, क्या दोनों के मास में कितना का डिफरेंस होगा? बहुत ज़्यादा का। अब एक हाथी के रिस्पेक्ट में एक चूहे का मास लॉस भी हो जाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? चूँकि मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 10⁴ टाइम्स ग्रेटर है, इसलिए किसी एटम से 1-2 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस भी हो जाए तो क्या एटम के मास पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। इसलिए हम लोग बोलते भी हैं वेट ऑफ एटम इज नॉट क्या बेटा? डिपेंड अपॉन क्या बेटा? बोलो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम 1-2 इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन भी कर दे तो कभी भी एटम के वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पक्की बात। तो ये भी कह सकते हैं कि फिर जो मास ऑफ एटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या बेटा? बोलो, मास ऑफ क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन, बोलो क्या बेटा? मास ऑफ। तो फिर इलेक्ट्रॉन पे क्या डिपेंड करता है? तो देखो, जब तुमको मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताया था तो कहा था एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन का नंबर या तो कम होगा या क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन होने से एटम का चार्ज इफेक्ट होगा। क्या इफेक्ट होगा? तो हम लोग ये भी कह सकते हैं ओनली चार्ज ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन, ओनली चार्ज ऑफ एटम क्या बेटा? डिपेंड अपॉन ट्रांसफर का मतलब लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर 2 ही सेंस में हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का इधर लॉस हो सकता है या क्या होगा? गेन होगा। लॉस होगा तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, और गेन होगा तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एनायन। और एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और कैटायन में इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कम होगा। बोलो है ना। तो अगर मैं रिलेटिव मास की बात करूं, कभी कभी तुम बुक में दिखना एक और चीज लिखा होता है रिलेटिव मास, होता है रिलेटिव मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में तो बहुत कम है। बोलो है 10,000 टाइम कम है। तो समझो अगर 1 है और 0.0001 है, अब 1 के रिस्पेक्ट में 0.001 तो बहुत छोटी वैल्यू है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको इग्नोर कर सकते कि नहीं कर सकते? इसलिए अगर रिलेटिव मास अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 0, और ये कितना हो जाएगा? 1। अगर इनके मास का मैं रेशियो लूँ तो अगर ये 1:1 के रेशियो में होगा तो इसके 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा? काफ़ी कम। इसलिए इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में 0 होता है। एक बात वहाँ पे समझ में आ गई। दूसरी चीज़ अब देखो, अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करूँ, किसकी बात करूँ? तो दोनों की वैल्यू 10⁻⁻27 है और यहाँ भी 10⁻⁻27 है। बोलो हाँ या ना। सिर्फ किसका फ़र्क है? यहाँ पे 1.66 है, वहाँ पे 1.667 है। तो डेसिमल के सेकेंड डिजिट पे मास की वैल्यू चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, लेकिन न्यूमेरिकली हम लोग अभी ऑलमोस्ट इक्वल लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? ऑलमोस्ट इक्वल। बोलो है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, तो
ऑलमोस्ट इक्वल होता है, बट स्लाइटली तुमसे कभी पूछे तो क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब तीसरी चीज़ जो समझने वाली बात है, अगर तुमसे कोई कभी पूछ दे, ध्यान से समझना बेटा, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, ध्यान से समझ, अगर मैं तुमसे -2 और पूछूं +2, -2 और किस में पूछूं, +2 में, तुमसे पूछूं बताओ कौन ग्रेटर है, क्या बोलोगे? तो अब यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कभी भी ऐसे ही लिखा होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, -1.6 10 की पावर -19, और यहाँ होता है +1.6 10 की पावर -19, विच वन इज ग्रेटर? प्रोटॉन का मास। लेकिन कभी ये गलती से मत बोलना आज के बाद कि प्रोटॉन का मास ग्रेटर होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का चार्ज हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या बेटा, चार्ज ऑफ, बोलो ना हाँ ना। फिर तुम कहोगे सर वो साइन का मसला क्या है, ये जो साइन है इसका क्या मतलब हुआ? तो मैं कहूँगा कि हमेशा चार्ज जो साइन है वो उसके मैग्नीट्यूड को नहीं, वो उसके किसको दिखाता है, नेचर को दिखाता है। बोलो है ना, मैग्नीट्यूड वाइज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, पक्की बात। बट देयर रिप्रेजेंट व्हाट, नेचर ऑफ चार्ज, न कि नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ प्रोटॉन ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये जेड के बराबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तुम कहोगे A-Z के बराबर होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम है तो जेड के प्रोटॉन के बराबर होगा। और अगर चार्ज है तो रुक करके देखो कैटायन है या एनायन है। कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z- चार्ज, और एनायन में Z+ चार्ज, यही हो सकता है। बोलो ना हाँ या ना, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास तो पता है, तो मैं तुमसे कहूँ कैलकुलेट, क्या बोल दिया तुमसे, कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तुमको पहले से पता है 1 मोल मतलब कितने नंबर होंगे, Na। चलो अब इसकी अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ, तुमको पहले से पता है 1 मोल मतलब कितना, 1 मोल कितने के बराबर होगा, Na। अपने को क्या निकालना है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं तुमसे पूछूं चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, क्या पूछूं तुमसे, तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। अब मुझे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के 1 मोल के नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा। और 1 मोल का नंबर कितना होता है, 6.022 10 के पावर 23 होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 मोल के नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकलेगा, तो अगर मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल में कितने, 6.022 इंटू 10 के पावर कितना बेटा 23, इसको मल्टीप्लाई कर दे कितना 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम से। अब जब ऑपरेट करना हो तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर, और ये जो वैल्यू है इसको इससे मल्टीप्लाई कर, तो 10 के पावर 23 और 10 के पावर -19 दोनों का बेस 10 है, तो मल्टीप्लिकेशन में बेस में तो पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 10 के पावर 23 और 10 के पावर -19 ऐड करेगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 4। तो ये वैल्यू 10 के पावर 4 के बराबर होगी। और अगर इस वैल्यू की बात कर तो 16 को 1.6 को अगर 6.0 से करोगे तो ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा। बोलो भाई ना, तो 6.022 इंटू 1.6 अप्रॉक्स में 96500 यूनिट क्या है, कूलम्ब के क्या है, ये बराबर है। ये जो 96500 कूलम्ब है ये कितने चार्ज का इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल। और 1 मोल ऑफ जो चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लिख देता हूँ मैं, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल, इसी को एक नया यूनिट देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज 1 फराडे, दैट इज कॉल्ड एज। तो फराडे जो है वो चार्ज की एक न्यू यूनिट है जो तुम क्लास 12 में जाकर के पढ़ोगे। और हमेशा तुमसे अगर मैं पूछूं 1 फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। व्हाट इज फराडे, तो मैं लिख देता हूँ, इट इज द न्यू यूनिट ऑफ चार्ज। क्या बेटा, न्यू यूनिट ऑफ, क्या मेरी बात सही है,
कह रहा हूँ, पक्की बात। तो जैसे मैंने तुमसे कहा कि चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे ये भी कह सकता हूँ मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, निकाल लोगे? बोलो हाँ ही ना। अब कहता है ध्यान से समझना एक और क्वेश्चन, ऐसे निकाल सकते हो ना तुम? चलो अब मैं कहता हूँ कि अगर मैं 1 kg वेट लूँ, कितना वेट लूँ? तो 1 kg वेट में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन आएगा। तो 1 kg जो वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ। हाउ मेनी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग वेट 1 kg, या कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। जैसे ध्यान से देख, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, पहले क्वेश्चन समझना, अगर मैं क्या लेता हूँ? एक इलेक्ट्रॉन। कभी कभी मोल इससे भी रिलेट करते, इसलिए मैं सोचा आज क्लास में ये पढ़ा दूँ। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो अगर मैं इसके चार्ज की बात करूँ तो चार्ज कितना? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका वेट कितना? 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। तो अगर इतना केजी वेट लोगे तो इतने कुलम के बराबर होगा, या इतना कुलम लेके आओ तो इतने चार्ज के बराबर होगा। बोलो ना हाँ ना। क्या गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं। अब इसी पे क्वेश्चन तुमको दे दिया, कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 kg ऑफ क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन। 1 kg इलेक्ट्रॉन का तुम क्या बताओ? चार्ज बताओ। अगर तुमको ये नहीं बताओ तो तुम देखो अब इस क्वेश्चन में तुम कंफ्यूज होगे कि कहाँ से कैसे निकाले। बोलो ना हाँ ना। अगर 1 kg इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज बताओ, बोलो। या मैं कह सकता हूँ कि 1000 अगर कुलम है तो उसमें वेट बताओ। पूछ सकता है ना? हो सकता है। चलो अब इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सोचो। तुमको क्या गिवन है? वेट। तो वेट से चार्ज पूछा है, तो तुम इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर लो कि अगर इतना kg है तो इतना कुलम। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg है। 9.1 इंटू 10 के पावर क्या बेटा? -31 kg है। तो कितने कुलम? 1.6 इंटू 10 के पावर, बोलो है ना। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन का 1 kg लेता हूं तो कुलम कितना होगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस, बोलो है ना। तो अगर मैं 1 kg लेता हूं तो कितना होगा? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कुलम अपॉन 9.1 इंटू 10 के पावर, ऑलरेडी केजी यहाँ है ना, तो केजी तो नहीं जाएगा। बोलो ना हाँ है ना। अब क्या इसको तुम सॉल्व कर पाओगे? तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.6 अपॉन कितना बेटा? 9.1। डिवीजन में पावर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा, तो इनटू 10 के पावर -19, और ये माइनस जाएगा तो ऊपर प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना बेटा? तो 31 - 19, 31 - 19, पक्की बात। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1.6 अपॉन 9.1 इंटू 10 के पावर 12। अब इसको सॉल्व कर लोगे कुलम। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल चार्ज और मास में बताओ, मोल का बताओ, नंबर से बताओ, नंबर से वेट, नंबर से चार्ज पूछ सकते हैं, नंबर से वेट पूछ सकते हैं। बोलो, वेट से चार्ज पूछ सकते हैं, चार्ज से वेट पूछ सकते हैं। निकाल पाओगे? समझने वाली बात की कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम होता है, इसी वजह से कि किसी एटम का मास इलेक्ट्रॉन के लॉस ऑर्गन पे इफेक्ट नहीं होता है। हमेशा क्या इफेक्ट होगा? चार्ज इफेक्ट होगा। बोलो हाँ या ना। चलो अब एक और इसी के टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ। कैलकुलेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ कितने में? 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब देखना पहले 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मतलब, तो NH3 अपने आप में एक क्या है? मॉलिक्यूल है। तो क्वेश्चन पहले समझते हैं। NH3 अपने आप में एक और क्या है? मॉलिक्यूल। तो पहले इस मॉलिक्यूल में तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। बोलो है ना। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फिर उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करो, तुमको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो सबसे पहले इस मॉलिक्यूल में तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इससे तुम क्या निकाल पाओगे?
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? अब पहले मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने से में पहले एटम में निकाल लो और देखो कि वो एटम उस मॉलिक्यूल में कितना है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। बोलो है ना। तो ये NH3 किससे मिलके बना हुआ है? मेड अप ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम एंड क्या बेटा 1 नाइट्रोजन एटम एंड 3 क्या बेटा हाइड्रोजन एटम। तो अगर एक नाइट्रोजन होता तो नंबर ऑफ, अब देखो पहले ये मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है क्या? नहीं। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है? तुम कहना सर न्यूट्रल है। और न्यूट्रल है तो सबसे अच्छी बात है कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। और हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 1। लेकिन 3 एटम है तो 1 × 3 3 हो गया। बोलो है ना। तो सबसे पहले मुझे मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले दो। किसमें? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बेटा NH3। तो नाइट्रोजन में कितना? 7 और 3 हाइड्रोजन में 3, तो कितना हो गया? 7 + 3 कितना आ गया बेटा? क्या कुछ गलत कह रहा हूं? नहीं। अब यहाँ गिवन क्या है? मॉलिक्यूल का वेट। वेट से पहले मुझे मॉलिक्यूल का नंबर निकालना पड़ेगा। बोलो है ना। तो मॉलिक्यूल के वेट से मॉलिक्यूल का नंबर कैसे निकाल सकते हैं? तो पहले वेट से मॉलिक्यूल का मोल निकालेंगे, फिर मोल से क्या निकालेंगे? नंबर। क्या भूल गए क्या तुम? क्वेश्चन में मॉलिक्यूल का क्या गिवन है? तो मॉलिक्यूल के वेट से पहले मॉलिक्यूल का क्या निकालेंगे? मोल। और मोल से फिर क्या निकालेंगे? नंबर। तो सबसे पहले ये वेट ऑफ मॉलिक्यूल है ना, ये क्या गिवन है बेटा तुमको? वेट ऑफ मॉलिक्यूल से सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? नहीं बेटा, हाँ सर, वेट ऑफ मॉलिक्यूल से पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, मोल्स ऑफ NH3। और फिर यहाँ से निकालना पड़ेगा क्या? कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? अब वेट कितना गिवन है? 3.4। तो इससे अगर मोल निकालोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेट अपॉन। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है, तुम पढ़ रहे हो। अब NH3 का पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं NH3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालूं तो नाइट्रोजन का एक एटम का वेट कितना? 14। और हाइड्रोजन के एक एटम का वेट कितना? 1। 3 एटम है तो मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या करूंगा? 3.4/17 कितना आएगा? 0.2 मोल्स। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अगर 1 मोल है तो मॉलिक्यूल कितना होगा? Na। तो अगर 0.2 मोल है तो मॉलिक्यूल कितना होगा? 0.2 × Na। अरे बोलना है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल 0.3 × अब NH3 के टोटल मॉलिक्यूल ही निकल गए। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाई 10। बोलो है ना। तो पक्की बात। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा अब इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH3। बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे एक NH3 में 10 है तो टोटल NH3 कितने? 0.2 × Na। बोलना। तो टोटल कितना होगा? 0.2 × Na × 10। तो कितना हो गया? 0.2 × Na × 10 तो कितना हो गया? 2Na। ये 2Na क्या आ गया? टोटल NH3 कितने में? 3.4 ग्राम में। बोलो हाँ ना। अब समझ में आ गया? ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए कितना? 2 × Na। एक NH3 में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 10। 3.4 ग्राम में नंबर ऑफ NH3 कितने थे? 0.2 × Na। तो 0.2 × Na को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2Na क्या निकल गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया। क्या क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था क्या? नहीं। क्या पूछा था? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। बोलो हाँ ना। तो ध्यान से दिखना। अब इतना टाइम दिया, इसको मैं एक ट्रिक से भी सॉल्व करना तुमको सिखा दूंगा कैसे कर। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कितना बेटा?
3.4 ग्राम ऑफ NH3। तो कितना 2 इंटू Na इंटू क्या बेटा 1.6 इंटू 10 के पावर -19। बोलो हाँ ना। अब तुम ध्यान से देखना, अगर 1 मोल है तो चार्ज कितना के बराबर होता है? तुम कहोगे 1 फराडे। पिछला क्वेश्चन यही किए थे। 1 मोल है तो चार्ज कितना के बराबर होता है? 1 फराडे। यही लिखा था ना यहाँ। 1 मोल है तो चार्ज 1 फराडे। तो मोल निकाल लो और उतने ही फराडे से हो जाएगा। जितने मोल उतने फराडे। बोलो ना हाय ना, बोलो हाय ना। और 1 फराडे की वैल्यू 9.600, तो उतने से मल्टीप्लाई कर दो। ये ट्रिक था, लेकिन अगर तुम ट्रिक नहीं यूज कर पाओगे तो तुमको मैनुअली इतना हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब ये तुम पे छोड़ता हूँ कि खेत में हल चलाना है कि खेत में ट्रैक्टर चलाना है। हल चलाना क्या हुआ? हार्डवर्क। ट्रैक्टर चलाना क्या हुआ? स्मार्ट वर्क। हमारी डिस्कशन यही से हुई थी ना कि हल अगर किसान चलाएगा तो फिर बैल क्या करेगा? यही होगा। इस वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं? 1 फराडे। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 2 फराडे या 2 इंटू 96500। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? तो कभी तुमको ऐसे भी क्वेश्चन दे देते हैं कि मॉलिक्यूल में भी इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछते हैं, क्या तुम निकाल पाओगे? बोलो ना, कोई दिक्कत? 0.2 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0.2 इंटू 10 क्या हो गया? तुमसे यही तो मैं कह रहा हूं कि मोल कॉन्सेप्ट अपने आप में वो टॉपिक है जहां पे कुछ नहीं है। अब तक तुम वही जानते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना, लेकिन तुम खुद देखो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम कितने बनते हैं। इसलिए कंसंट्रेशन आने में कितने लेक्चर लगेंगे? अभी मोर देन 10 to 15 लेक्चर अभी लगेंगे। अभी एटॉमिक वेट आएगा, एवरेज एटॉमिक वेट आएगा, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आएगा। समझ में आया? फिर इंपिरिकल फार्मूला आएगा, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा, फिर मोल कॉन्सेप्ट जो बुक में स्टार्ट होता है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये सब लॉ आएगा। बोलो हाय ना। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ क्या बेटा? कार्बन एटम। ये तो कलर तो दिख ही नहीं रहा है, नहीं। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ क्या बेटा? कार्बन एटम इन ए सैंपल containing, calculate total number of carbon atom in a sample containing 45 gram of glucose and 45 gram of oxalic acid। कह रहा कोई एक सैंपल है, इस सैंपल में 2 चीजें हैं। क्या क्या? एक क्या है? 4.5 ग्राम ग्लूकोज का मतलब C6H12O6, और दूसरा है 45 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। किसको बोलते हैं? H2C2O4। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मुझे पैसा दियो ना फी का, मैं तुम्हारा हर काम करके आऊँगा। मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, पैसा लेता हूँ तो उसका काम पूरा करके देता हूँ। तुम मत पढ़ो, मैं पढ़ के आता हूँ ना, काफ़ी नहीं है क्या? C6H12O6, दूसरा क्या? H2C2O4। एक को क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक, दूसरा ग्लूकोज। अब देखो, ग्लूकोज भी कार्बन कंपाउंड है, कार्बन से बना हुआ है, और ऑक्जेलिक एसिड भी कार्बन से बना हुआ है। तो कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन ग्लूकोज से भी मिलेंगे और कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन ऑक्जेलिक एसिड से मिलेंगे, और दोनों को मिक्स कर दो तो तुमको कार्बन मिलेंगे। उस कार्बन का तुमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ। पक्की बात? अब एग्जाम्पल को समझते हैं। अगर ग्लूकोज है C6H12O6 है, और दूसरा क्या है? H2C2O4 है। ये ग्लूकोज है, ये क्या है? ऑक्जेलिक एसिड है। बोलो हाँ ना। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? ये तुम्हारा ग्लूकोज है और ये तुम्हारा क्या है? तो अगर इस ग्लूकोज में देखो, कार्बन के कितने एटम होंगे? किसी भी मॉलिक्यूल में एक पार्टिकुलर एटम का जो नंबर होता है वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। तो
तो अगर ग्लूकोज का नंबर 1 है तो कार्बन कितना होगा, उसके 6 टाइम्स। और यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल है तो कार्बन उसके 2 टाइम्स होंगे। अब इस केस में भी ग्लूकोज का वेट दिया हुआ है, बोलो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में तुमको, 44 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। मतलब तुमको क्या गिवन है, वेट ऑफ, बोलो सुन रहा हूँ, मॉलिक्यूल गिवन है, बोलो सुन रहा हूँ बेटा, 45। क्लियर है? अगर नहीं दिखने में तकलीफ है तो बर्थडे से पहले तुम्हारा आई चेकअप कराएंगे। 45 कर दिया, वो 4.5 होता। तो तुमको गिवन क्या है, वेट ऑफ मॉलिक्यूल। पहले वेट ऑफ मॉलिक्यूल से तुमको क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोलना। अब इस मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल से तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स। बोलो है ना। तो एक बार तुमको ग्लूकोज के गिवन इंफॉर्मेशन से कार्बन के एटम निकालने पड़ेंगे, और दूसरे बार ऑक्जेलिक एसिड के गिवन इंफॉर्मेशन से तुमको कार्बन और एटम निकालने पड़ेंगे, और दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा आंसर होगा। बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो 2 लाइन का क्वेश्चन तुमसे काम कितना करवाएगा, यही मूल कॉन्सेप्ट है। देखने में जो छोटा होता है उसमें कैलकुलेशन बड़ा होता है, यही मूल कॉन्सेप्ट। अब सबसे पहले ग्लूकोज है, मॉलिक्यूल का क्या गिवन है, वेट। तो वेट से मोल निकालने के लिए तुमको वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लगेगा। अरे बोलो हाँ ना। तो चलो पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालता हूँ, ये ऑलरेडी निकाला हुआ है। कार्बन का वेट कितना, 12 इंटू 6 कितना, 12 6 जा 72, प्लस हाइड्रोजन का कितना 1 इंटू 12 कितना बेटा 12, प्लस ऑक्सीजन का 16 6 जा, ये इसको करोगे तो 180 आएगा। बोलो हाँ ना। तुम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो। हाइड्रोजन का कितना 1 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 इंटू 2 कितना बेटा 24, प्लस ऑक्सीजन का 16 4 जा 64। तो ये करोगे तो ये कितना जाएगा 90। दोनों का यूनिट किस में आ जाएगा, ग्राम। बोलो हाँ ना। क्या गलत कह रहा हूँ। अब एक तरफ पहले ग्लूकोज का मैं इसका मोल निकाल लेता हूँ। इसका क्या निकालूं, तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा, तुम कहोगे सर वेट अपॉन मोल। वेरी गुड बेटा। तो वेट कितना है 45, तो कितना हो जाएगा 45 अपॉन 180। तो 45 2 जा 90, 45 4 जा 180, तो ये आ जाएगा 1/4। अब इसको 0.25 भी लिख सकते हो। और इस केस में ऑक्जेलिक एसिड का अगर मैं मोल निकालूं तो कितना हो जाएगा 45 अपॉन 90 कितना बेटा 1/4। ये मोल निकल गया। अब मोल से तुम्हें क्या निकालना है, नंबर। मोल से तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, तो मोल इंटू Na करना पड़ेगा। अरे नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मोल कितना है 1/4 इंटू क्या बेटा Na। और इस केस में अगर नंबर निकालोगे 1/2 इंटू क्या बेटा Na। ये किसका नंबर निकल गया, मॉलिक्यूल का। अब उसे नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को उस एटम के एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो है ना। तो इस केस में नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालना पड़ेगा। तो इस मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम है 6, मतलब कार्बन की एटोमिसिटी 6 है। तो इसको कितना करना पड़ेगा 1/4 इंटू Na इंटू 6, तो कितना आ जाएगा 3/2 Na। बोलो हाँ ना। और इस केस में तुमको नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालना पड़े, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो 2 कैंसिल, सीधा सीधा कितना आ गया बेटा। तो ग्लूकोज से कितना आया 3/2 मतलब 1.5 Na। और यहां से कितना आया Na। तो
तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना आ जाएगा 2.5 Na। बाद में Na की वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना आएगा 1.5 Na प्लस क्या बेटा Na, तो कितना हो जाएगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत? तो कभी भी तुमको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो तुम कर लोगे, बोल। तो आराम से तुम क्वेश्चन खुद से लिखना और पहले खुद से करने की कोशिश करना, और क्वेश्चन जब तुमसे खुद से हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो रुक करके तब हेल्प लेना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिखा वीडियो ऑन करके मेरा सोल्यूशन लिख दिया, नहीं, आप वीडियो पॉज लेना, खुद से करना, देखना, जहाँ दिक्कत होगी वहाँ पे आप हेल्प लेना। अगले क्लास में जो अपना टॉपिक होगा, हमने एटम एटॉमिक वेट पढ़ लिया, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर वेट पढ़ लिया, बोलो हाँ ना, पक्की बात। फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि एवरेज एटॉमिक वेट क्या होता है और एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं तुमको हिंट्स दे देता हूँ। जैसे तुम अगर कार्बन के एटॉमिक वेट की बात करते हो, किसकी बात करते हो, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, तो तुम कितना लेते हो 12 ग्राम। ये स्कूल तक अच्छा लगता है, 9वीं 10वीं तक अच्छा लगता है, लेकिन अब तुम कॉलेज में आ गए, बोल हाँ ना, अब प्रिपरेशन में आ गया जेई नीट, तो होगा क्या, जैसे अब कोई अगर कार्बन है, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं, क्लास 10th में ये थोड़ा बहुत तुमको पढ़ना था कि अगर एक ही एटम का डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक वेट है तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। तो कार्बन जो होता है ये C612 के फॉर्म में भी होता है और कार्बन 6 CC14। If atom having different atomic weight, then they are called as isotopes of each other. तो isotopes किसको बोलेंगे, atom having different atomic weight। अब एटम है तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ना, या लोग इसको ऐसे भी बच्चों को एकदम आराम से कहते हैं, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, या डिफरेंट एटॉमिक वेट भी कह सकते हो। तो अगर समझो तुम मार्केट से कार्बन लेकर के आए 1 kg, तो अब तुम कैसे बताओगे कि उसमें कार्बन 12 वाले हैं या कार्बन 14 वाले हैं। इस केस में इसका एटॉमिक वेट बेटा कितना है 12 ग्राम, और इस केस में इसका एटॉमिक वेट कितना है, बोलो। अब तुम्हें कंफ्यूजन हुआ ना कि कार्बन का वेट 12 ले या 14 ग्राम ले। अब आइसोटोप्स है तो नेचर में कुछ परसेंटेज इसका भी होगा, नेचर में कुछ परसेंटेज इसका भी होगा, बोलो है ना। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 70% C12 वाले हैं तो 30% क्या होंगे, और तुम अगर 100 कार्बन के एटम लाते हो तो इसमें 70 एटम 12 वाले होंगे और 30 एटम कितने वाले होंगे 14 वाले। तो जो भी वेट होगा तो मिक्सचर ऑफ वेट होगा ना। तो जब भी किसी एटम अगर आइसोटोपिक फॉर्म में है तो क्या हम उसका एटॉमिक वेट ले सकते हैं, क्या नहीं। तो कभी भी अगर मिक्सचर ऑफ सैंपल आ जाए तो उसको एवरेज बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ वेट है तो उसी को क्या बोलेंगे, एवरेज एटॉमिक वेट या एवरेज एटॉमिक मास। तो ये मॉलिक्यूल के लिए भी होता है और किसके लिए भी, एटम के लिए होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। और फिर टाइम बचा तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जो तुम सुनते हो कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, गैलुसैक लॉ ऑफ कम्बाइनेबल, इसी क्लास को पढ़ेंगे। तुम्हें समझ में भी है कि आगे हम क्या करने वाले हैं। तो तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है कि तुम एक बार बुक से उसको एक बार गो थ्रू करके आओगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, करके आओगे, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो तुम्हें मेरा कहना सुनना चाहिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू एंड बाय बाय।